नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। अक्टूबर 2020 में हुए निकिता हत्याकांड के मामले में सब समाज के लोगों ने सेक्टर 8 स्थित महाराणा प्रताप भवन में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें परिवार और लोगों ने सरकार पर निकिता मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस महापंचायत में 51 लोगों की कमेटी का भी गठन किया गया, जो आगामी रूपरेखा को तैयार करेगी और निकिता के परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेगी। दिखाई दे रहा है ये नजारा सेक्टर 8 के महाराणा प्रताप भवन का है, जहां सब समाज के लोग निकिता तोमर हत्याकांड मामले में पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। निकिता हत्याकांड के समय मामले में ठंडा करने के लिए सरकार ने जो पीड़ित परिवार से वायदा किया था, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनमें से किसी भी मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया। उसी को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और बीजेपी नेत्री शारदा राठौर की माने तो हरियाणा सरकार ने निकिता मामले में हुई लापरवाही बरती है और उस समय तो सरकार ने निकिता मामले को ठंडा करने के लिए परिवार के लोगों से वायदे कर लिए थे, लेकिन अब सरकार उन सारी बातों को भूल गई है। निकिता के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहेंगे ये लोग, और ये लड़ाई उनके आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। महापंचायत थी आज निकिता केस में जी, क्या रहा उस महापंचायत का निचोड़? आज पूरे सर्व समाज को यहाँ पर आमंत्रित किया था। न्याय मंच निकिता बेटी की लड़ाई के लिए एक बेंच का गठन करना था, एक मंच की स्थापना करनी थी, जिसके लिए सर्व समाज के जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, जितने एनजीओ हैं, जितने खाप पंचायतों के लोग हैं और शहर के जितने गणमान्य व्यक्तिगण हैं, उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया था। हमारे आज के अध्यक्ष श्री महिपाल आर्य जी रहे और इसमें बहुत सारे निर्णय 5 मुद्दों पर बात हुई, जिन मुद्दों पर हमने इस मंच ने आगे लड़ाई लड़नी है। आगे थे आज जी पंचायत की गई निकिता केस में, तो क्या मुद्दे थे वो जिनको लेकर चर्चा हुई और क्या फाइनल हुआ इसमें, और कितने लोगों की कमेटी बनाई गई? आज न्याय मंच का निर्माण करके निकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए 51 आदमियों की कमेटी बनाई गई और जिसमें जो एजेंडा हमने रखा कि एक तो परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, एक न्यायिक प्रक्रिया बहुत तेज़ी और सख्ती के साथ लागू की जाए, तीसरा सरकार के माध्यम से परिवार को जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से मिलनी चाहिए, और चौथा ये था कि पंचायत में आज देखिए आज एक महापंचायत बुलाई गई थी, क्योंकि जो हमारा एजेंडा था निकिता की शहादत को लेकर कि कम से कम परिवार में एक नौकरी मिले, परिवार को आर्थिक सहायता मिले, निकिता तोमर के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाए, परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले और दोषियों को फांसी हो, ये हमारा एजेंडा था। तो इस एजेंडा को लेकर आज मीटिंग हुई है और यहाँ पंचायत ने फैसला किया है कि 51 आदमियों की कमेटी गठित की जाएगी, जो सरकारी नुमाइंदों से, सरकारी तंत्र से जो मुलाकात करेगी और अपनी इन मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो सभी नेताओं ने, मंत्रियों ने, सभी ने बोल दिया था कि हम मदद करेंगे, आर्थिक सहायता की भी बात कही थी और बाकी हमारी मांगे मानने की भी बात कही थी, लेकिन अब सभी लोग भूल गए हैं और सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन हम लोग चलिए रुक करते अगली खबर की और। फरीदाबाद में पत्रकार के परिवार पर मामूली कहासुनी के चलते असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। इस घटना से फरीदाबाद के पत्रकार में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते प्रेस क्लब फरीदाबाद की एक बैठक NIT 5 नंबर के कार्यालय पर हुई, जिसमें क्लब में तमाम पत्रकार शामिल हुए और इस घटना पर चर्चा हुई, जिसमें पीड़ित पत्रकार KL गेरा ने बताया कि किस तरीके से उनके परिवार के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने लोहे की रॉड और हथियार के दम पर नशे की हालत में उनके बेटा, बेटी और पत्नी के साथ मारपीट की और उनकी बेटी के साथ शर्मनाक हरकतें की। वहीं अब वो चाहते हैं कि पुलिस FIR के आधार पर कानूनी कार्यवाही करे और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वहीं प्रेस क्लब फरीदाबाद के पदाधिकारी ने भी कहा है कि यदि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और ढिलाई बरती तो इस मामले को लेकर तमाम पत्रकार, जनप्रतिनिधि और मंत्रियों तक से मिलेंगे।
हालांकि अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर अपनी आगामी कार्यवाही में जुट चुकी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक उक्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके चलते प्रेस क्लब फरीदाबाद में पत्रकारों ने एकजुट होकर मीटिंग की और फैसला लिया है कि यदि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो इस मामले को लेकर तमाम पत्रकार, जनप्रतिनिधि और मंत्रियों तक से भी मुलाकात करेंगे। छोटे भाई के रिसेप्शन से वापस आ रहे थे और मेरा लड़का हमेशा के जो उसका डेली का रूटीन है कि गली के स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको रोटी दूध देने के लिए देता रहता है, हमेशा देता है जी। और वो साइड पे खड़ा था, उसके साथ वो चौकीदार भी वहीं खड़ा था जी। और जो एक कार पे आया, प्राशर फैमिली है जी, वही सेक्टर 15A में किराए पे रहते हैं जी। उन्होंने शराब पी रखी थी उसने, और आते लड़के को पीटने लग गया जी बिना बात के। इतने तक मेरी वाइफ भी आई, वाइफ छुड़ाने लगी, वाइफ को भी धिक्के दिए। उसके बाद पीट के उनके बच्चों को काफ़ी चोटें लगी आँख पे, और उनकी बेटी को भी अभी वो हॉस्पिटल में है। तो जिस तरह की इस तरह वारदात हुई है, उसको देखते हुए अगर हमारे किसी साथी के साथ इस तरह की वारदात होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी संबंध में मीटिंग की और हमने पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में एक ज्ञापन भी देने जा रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो क्या यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, या जरूरत पड़ी तो कृष्णपाल गुर्जर जी, क्या यहाँ भी संपर्क किया जाएगा? जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम जाएंगे। किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में मामले को हल्के में ना ले कोई भी, ये ध्यान रख लें। जैन साहब, क्या लगता है पत्रकार के परिवार के साथ जिस तरह की घटना घटी, तो क्या मानते हैं किस तरीके का माहौल है फरीदाबाद में? देखिए, आजकल अगर देखें कि जिस तरह लोग कर रहे हैं, अगर रात के समय अगर लड़की है और उसके साथ भी अगर ये हुआ है, तो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ तो अगर हो रहा है, और एक पत्रकार साथी के पत्रकार फील्ड में घूमते रहते हैं, जिस तरह उनका कहीं भी इस तरह अगर घूम रहे हैं तो वैसे ही करी है और उसमें उनको काफ़ी चोटें आई हैं, और वो उसके अंदर हॉस्पिटल में उनके जो मेडिकल्स भी बने हैं और उनकी बेटी अभी दाखिल है। और हम ये चाहते हैं कि इस मामले में जो पुलिस प्रशासन सख्ती से और पूरी धाराएं लगाकर कोई हल्के में लेने का प्रयास ना करे कोई अधिकारी। हम ये चाहेंगे कि पूरी सख्ती से उनके साथ कार्रवाई हो, और जो भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। किसी तरह की रियायत उनके साथ अगर बरतने का प्रयास किया गया तो पूरा फरीदाबाद का जो मीडिया है वो है उत्तेजित है, और उनको बहुत इस बात से रोष है कि आज अगर हमारे किसी एक साथी के परिजनों के साथ ऐसा हुआ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम भी फील्ड में ही घूमते हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की हत्या चाकू से गोद कर की गई। दिखाई दे रहा है नजारा बाईपास रोड का है, जहां पुलिस एक गाड़ी की जांच कर रही है जिसमें खून पड़ा हुआ है, और साथ ही एक चाकू भी मौके पर मिला है। पुलिस की माने तो देर रात उनको सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, और उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो उसकी गर्दन पर चाकू के निशान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने जांच की तो कुछ ही दूरी पर गाड़ी भी खड़ी हुई मिली, जिसमें खून लगा हुआ था। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये सुबह मेरे पास 7 बजे सूचना आई थी। बराबर में दुकान थी, मुर्गा की शॉप थी। वो बंदा कहने लगा, उसने दुकान पे आके देखा तो गाड़ी लावारिस खड़ी थी। उसने उसके बाद मेरे पास पहुंचा, उसने कहने लगा लावारिस गाड़ी खड़ी है, उसमें चक्कू वगैरह खून वगैरह हैं। तो फिर मैंने प्रशासन को सूचित किया, सीकरी चौकी को फ़ोन करा, सीकरी चौकी वाले आए और उसके बाद में उन्होंने अपनी कार्रवाई यहाँ शुरू करी। क्या बताया पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने अभी तो हमें कुछ नहीं बताया, खाली अपनी जाँच कर रहे थे। उसके बाद वो कोई किसान थे, वो अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने कहा जी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये जो CNG पेट्रोल पंप के सामने खाली जगह में। तो वहाँ एसडीओ साहब के साथ हम भी गए थे, तो वहाँ देखी डेड बॉडी ट्रेस करने की कोशिश कर लिए, लेकिन हो नहीं पाई। आज सूचना मिली गाड़ी यहाँ लावारिस खड़ी है, तलाश करते हुए आए तो यहाँ गाड़ी मिली है। तो सारा CI स्टाफ, फोरेंसिक, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके बुला रखे और कर रहे हैं। कितनी उम्र थी मृतक की? वो होगी 45-50 के लगभग। किस तरीके से हत्या की थी? चाकू मार के कर रखी है, गर्दन पे चाकू मार रखी है। लूट की आशंका है? नहीं, लूट वाली तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जेब में 50 पैसे थे उसके ना, 300-400 रुपये जेब में मिले। तो लूट वाला तो पैसे भी ले जाता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। फरीदाबाद में भी करवाया जा रहा है ड्राई रन। कोरोना से पहले किस तरह से वैक्सीन दी जानी चाहिए, इसकी तैयारियों को लेकर ड्राई रन का ट्रायल हुआ है, और कोरोना से बचाव के लिए लगभग 1 साल बीत गया वैक्सीन के इंतजार में।
लंबे समय से भारतवासी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उसी को लेकर पूरे हरियाणा में ड्राई रन का ट्रायल चल रहा है। फरीदाबाद के सीएमओ रणदीप पुनिया की माने तो फरीदाबाद में 6 स्थानों पर ड्राई रन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें 3 स्थान शहरी क्षेत्र के हैं और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्र में हैं। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में इन क्षेत्रों को बनाया गया है। वैक्सीन लगाने से पहले इसका ट्रायल रन भी लिया जा रहा है। मैं डॉक्टर हेमा चुक, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज यहाँ के पीपी सेंटर जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज में है, यहाँ पे इंचार्ज हूँ। जी, आज किस तरीके से मॉकड्रिल है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन है जो यहाँ पे किया जा रहा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 जगह पर हो रहा है, तो उनमें से एक हमारा सेंटर लिया गया है। जी मैम, आप आगे चल के बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सेंटर है, इसमें क्या क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन का आज ड्राई रन है जी। तो ये यहाँ पे वेट करेंगे लोग, देखिए तो सोशल डिस्टेंस रहे उसके लिए हमने यहाँ पे लाइन वगैरह, अभी काफ़ी लोगों को लग चुका है, तो आज 25 लोगों को ये इंजेक्शन का ड्राई रन होना है। जैसे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी आएगा यहाँ पर हैंड वॉश करेगा, तो हैंड वॉश करने के बाद ये यहाँ पे सेपरेट एंट्री है। सेपरेट एंट्री जो यहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 रहेगा। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 हमारा कोई भी पुलिस पर्सन या होम गार्ड वगैरह कोई भी हो सकते हैं। ये इनको जैसे इनके पास पहले से लिस्ट बनी हुई है जिन लोगों को आज ये टीका लगना है, तो उसके लिए वो इसमें ये यहाँ पर इनका नाम वेरीफाई करके आईडी प्रूफ देख के इसमें टिक कर लेंगे और सैनिटाइज करके थर्मल स्कैनिंग करके यहाँ पर वेटिंग एरिया में बिठाएंगे। वेटिंग एरिया में भी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाएगा। इसके बाद हमें स्टेप 2 होगा, जिसमें कि हम हमेशा सेपरेट एंट्री का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मतलब एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक एक करके व्यक्ति है। यहाँ वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 होंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 इनको कोविन ऐप जो इस वैक्सीन के लिए बनाई गई है उसके ऊपर ये इनको वेरीफाई करेंगे। कृषि विधेयक के विरोध में पिछले लगभग पौने 2 महीने से चल रहा केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन जाम के बाद फरीदाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर ये किसानों का रिहर्सल था। अभी हाल ही में फिलहाल में किसान पलवल के अटोहा गांव के पास केजेपी और केएमपी हाईवे के पास धरना दे रहे हैं। इस ट्रैक्टर मार्च को गांव-गांव में निकाला जाएगा और फिर केजीपी और केएमपी हाईवे को जाम करने का किसानों ने फैसला लिया है। फरीदाबाद में कुंडली गाजियाबाद पलवल के उत्तर प्रदेश से गांव मौजपुर के सारे किसान एकत्रित हुए और वहां से एक्सप्रेसवे के रास्ते पर ट्रैक्टर चलाकर पलवल के केजीपी और केएमपी हाईवे से के लिए रवाना हुए। किसानों के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर भी शामिल रहे। ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी की तैयारियों का रिहर्सल ये बताया जा रहा है और पूर्व विधायक ललित नागर की माने तो किसान आज एकजुट है। किसान के विरोध में केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए हैं उसे लेकर किसान केंद्र सरकार की नीतियों से बहुत हताश है। जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती तब तक किसानों का ये विरोध जारी रहेगा। त्यागी है। कहाँ जा रहे हो आज? हम जा रहे हैं किसान आंदोलन में। अच्छा, हाँ जी। क्या कितने ट्रैक्टर हैं और कहाँ तक जो है प्रोटेस्ट होएगा, विरोध मार्च निकाल रहे हैं? हमारा जो ट्रैक्टर हैं करीब 15-20 ट्रैक्टर हैं, बाकी गाड़ियों पे हैं, कुछ वैसे भी हैं। हाँ जी। और पुलिस प्रशासन ने रोकने का भी काम किया आपको? पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया है, लेकिन इतने लोगों का जुलूस है, इतने लोगों का जो है जत्था है कि लोगों के आगे पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं होगा। क्यों किसान नहीं मान रहे हैं, क्यों सरकार खिलाफ है? किसान इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये बिल जो तीनों बिल हैं ये बिल्कुल किसान के खिलाफ हैं। इसमें किसान का कोई भी फायदा नहीं है और सरकार इस बात को करी गई थी। अभी हम लोग आईएमटी से सुभाष लांबा जी के नेतृत्व में, भाई सतपाल नरवत जी के नेतृत्व में सारे किसानों की ट्रैक्टर रैली केजीपी के ऊपर जा रही है और केजीपी से हम लोग पलवल तक पूरा काफिला अभी आगे
100 ट्रैक्टर हमारे दयालपुर में और अटाली में खड़े हैं, उन सबको हम साथ लेकर जाएंगे। और जब तक ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इन कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तीनों को, किसान आंदोलन चलता रहेगा। अब सरकार कल के लिए जो है समय लिया था, 8 तारीख को बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे तो इन्होंने 7 दौर पहले हो चुके। जब 7 दौर में 8 दौर में उन्होंने कुछ नहीं किया तो आगे इनसे क्या उम्मीद है। किसान आंदोलन चलता रहेगा और सरकार बात करती रहे। जिस दिन सरकार इन काले कानूनों को वापस ले लेगी उसी दिन ये आंदोलन। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे फरीदाबाद की। और फरीदाबाद में पुलिस स्टेशन के सामने बनी बहुत पुरानी अग्रवाल धर्मशाला में एक नए हॉल के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर समस्त अग्रवाल समाज की तरफ से मुख्य अतिथि के तौर पर विपुल गोयल को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर शहर के सैकड़ों ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अपने नेता का स्वागत किया और पुरानी यादों को फिर से ताजा करते हुए बताया कि उन्होंने शहर के लिए कितने अनगिनत काम किए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए वो ऐसे हैं जो आज तक पहले किसी ने नहीं करवाए। उनके लिए शहर हमेशा उनके कराए गए कार्यों को याद रखेगा और मौका आने पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अग्रवाल समाज के प्रधान संत गोपाल गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि धर्मशाला सभी वर्गों के इस्तेमाल के लिए है। जब भी कभी भी किसी को कोई प्रोग्राम करना हो तो धर्मशाला का इस्तेमाल शहर के किसी भी समाज के किसी भी कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। उसे शहर में सबसे कम कीमतों पर धर्मशाला का इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे समाज के सभी वर्ग अपने छोटे बड़े कार्यक्रम इस धर्मशाला में आयोजित कर सकेंगे। कितने की लागत से बनकर तैयार होगी? देखिए, आज अग्रवाल धर्मशाला का पहला पार्ट 50 लाख रुपए प्लस की लागत से बनकर, जिसमें कि 20 कमरे और एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है और नेक्स्ट दूसरे चरण के अंदर और 20-30 कमरे बनने का काम होगा। उसका आज यहाँ पर जो हमारी ऐतिहासिक ओल्ड फरीदाबाद की अग्रवाल धर्मशाला है उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया। और इसके लिए मैं अग्रवाल जो समाज के जितने भी बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं और इस अग्रवाल सभा के प्रधान संत गोपाल गुप्ता जी, जयप्रकाश जी, अनिल जी, सतीश जी, जैन साहब, सभी का भी मैं बहुत बहुत को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इस तरीके से जो हमारी ऐतिहासिक विरासत थी उसका जीर्णोद्धार का काम करके और उपयोग, लोगों के उपयोग के लिए इसे नया रूप दिया जा रहा है। तो मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो लोग हैं, लोगों की समस्या जो कि तो बनी हुई है, 1 साल हो गया है, बस कीचड़ें हो रही है सर पर, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना है। आपने बोला कि अधिकारियों से बातचीत करेंगे, विधायक से बातचीत करेंगे। कोई नहीं, एक बार मैं जो हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा और विधायकों से भी बात करूंगा। एक मीटिंग बुलाकर इस काम को थोड़ा एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटेड काम है। ये हमने पिछली योजना के अंदर ही सारे काम अलॉट करा दिए थे। सिर्फ इसको एक्सपीडाइट, इसको फास्ट, इसको फॉलोअप की ज़रूरत है। और जो आज फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से लोग मैं आया हूँ, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, लोग इससे परेशान हैं, उसको हम निजात दिलाने का काम करेंगे। सर, पूरे देश में कोरोना की जो वैक्सीन है उसका आज ट्रायल रहा है, फरीदाबाद में भी ट्रायल रन हो रहा है, देश के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं शामिल हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उसके बारे में क्या संदेश? आज एक ड्राई ट्रायल जो चलिए खबरों में एक बार फिर से रुक करेंगे। पलवल का नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 43वां दिन है। सरकार के साथ बातचीत के बावजूद हल नहीं निकलने से किसान नाराज है। दिल्ली की सभी सीमाओं और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। ये किसान और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने पलवल में ट्रैक्टर रैली की और कहा कि हम यहां से सिंधु सीमा की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भी रैली में शामिल होंगे। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की भी तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। ट्रैक्टरों को लेकर हजारों किसान यहां से केजीपी के रास्ते पलवल से गाजीपुर की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। और इसी तरह केएमपी पर भी दूसरे बॉर्डर से किसान जो ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसका केवल एक उद्देश्य है कि 70 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा वज्रपात है। और कितनी लाशें मोदी जी चाहते हैं ये हम जानना चाहते हैं। ट्रैक्टर का केवल उद्देश्य है सरकार का ध्यान आकर्षित कराना कि कड़कती ठंड में, गिरते पानी में टेंट गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए हैं और किसान परेशान हैं।
उसके बाद भी केंद्र सरकार की जू नहीं रेंग रही है। तो सरकार का केवल ध्यान आकर्षित कराना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।